क्या आप कोई एक स्टार्टअप हो, क्या आप आपके पहले एम्प्लॉय को एंगेज करना चाह रहे हो, या आप कोई सीनियर लेवल एम्प्लॉय को एंगेज करना चाह रहे हो? क्या आप समझना चाहते हो कि एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ऐसे कौन से क्लॉजेस होते हैं जो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में रखने चाहिए, जो आपके प्रोटेक्शन के लिए वो क्लॉजेस रखने चाहिए? अगर आप ये सब चीज़ समझना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो 17 क्लॉजेस, वो 17 क्लॉजेस के बारे में बात करूंगा जो हर कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। ये क्लॉजेस के बारे में बात करने से पहले हम ये सोचते हैं कि एक रिटन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्यों बनाए, क्योंकि ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बगैर कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के वो ओरली वो कोई अरेंजमेंट में आ जाते हैं और किसी को हायर कर लेते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्यों बनाए? अगर आप कोई एम्प्लॉयर हो तो उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि समझो कि आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपके कंपनी में। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर डेटाबेसेस है, या कोई ट्रेड सीक्रेट्स है, या आपके कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड के कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, या कोई सोर्स कोड है जो आप किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और अगर आप कोई एम्प्लॉय को ले रहे हो जिसके पास ये सब चीज़ों का एक्सेस होता है, तो वो जो है इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो एम्प्लॉय के साथ एक एग्रीमेंट बनाएं और उनको क्लियरली बताएं कि आप ये चीज़ जो है आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया पहला रीज़न। सेकंड रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि एक एम्प्लॉय जो है सुबह में आपके साथ काम करता है, रात में किसी और के साथ काम करता है, ये जो बोलते हैं ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, ये मून लाइटिंग। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये बेटर होता है कि आप एक एग्रीमेंट बनाएं और वो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखे कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है और ये एम्प्लॉई जो है, ये जो चीज़ें हैं ये वो काम नहीं कर सकता है। वो एक एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव है। एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर कल के दिन कोई डिस्प्यूट आए कि आपका सैलरी एग्रीड क्या था और आप सिर्फ ओरल के बेसिस पर जा रहे हो, तो कल आपको कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका सैलरी क्या था, आपका नोटिस पीरियड क्या था, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा। अगर ये सब चीज़ जो है रिटन होता है तो आपको आसानी होगी फ्यूचर में ये सब चीज़ प्रूव करने के लिए। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एक रिटन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आप बनाएं। अभी नाउ मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंस के बाद ऐसे कौन से क्लॉजेस होने चाहिए कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में। पहली बात यह है कि आपको पहले एक हेडिंग देना चाहिए, बोल विद सेइंग एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। हेडिंग आई नो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट देखे हैं जहाँ पर हेडिंग सब हेडिंग्स होते ही नहीं है। हमें ये हेडिंग्स हमें क्यों देना चाहिए? आप सोचिए कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और उसमें कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नहीं है, तो वो क्या होता है, उससे एक डॉक्यूमेंट पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है विदाउट हेडिंग्स, विदाउट क्लूज कि आप क्या पढ़ रहे हो। आपको पता नहीं है कि आप नेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ रहे हो, या सेलिब्रिटी के न्यूज़ पढ़ रहे हो। वो जो हेडिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक क्लू देते हैं रीडर को कि आप ये सेक्शन पढ़ रहे हो जो इस क्लॉज से डील करता है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो होता है कि एक हेडिंग देंगे आप, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। नेक्स्ट थिंग जो होता है वो होता है कि आप लिखते हैं कि दिस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इज बीइंग एंटर्ड इनटू ऑन सो एंड सो डेट, कि वो एग्रीमेंट का जो है वो डेट क्या होता है। नेक्स्ट थिंग जो आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टीज। ये मतलब ये कंपनी के डिटेल्स क्या है, एम्प्लॉय के डिटेल्स क्या है। क्योंकि शायद फॉर एग्जांपल आप ले लो कि वो कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी। अभी एबीसी कंपनीज, बहुत सारी एबीसी कंपनीज हो सकते हैं, तो और ये एबीसी के मतलब स्मॉल लेटर्स में एक कंपनी हो सकता है, कैपिटल लेटर्स में एक कंपनी हो सकता है। तो आप वो जो है आप कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे, आप बोलेंगे एबीसी कंपनी विथ कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, पैन नंबर सो एंड सो, रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, और उनके जो रजिस्टर्ड ऑफिस के डिटेल्स है आप वो लिखेंगे। दिस एग्रीमेंट इज बीइंग एंटर्ड इनटू बिटवीन एबीसी कंपनी विथ डिटेल्स एंड एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय का नाम ले लो अशोक कुमार, तो अशोक कुमार
सन ऑफ सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, पैन नंबर सो एंड सो, आधार नंबर सो एंड सो। तो उससे क्या होता है कि क्लैरिटी मिलती है कि ये जो पार्टीज है वो कौन है, उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसान होता है। अभी आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसे रिसाइटल्स कहते हैं, जो इंट्रोडक्टरी टाइप का क्लॉज होता है, जहां पर बोलते हैं कि वेराज ये एबीसी कंपनी, लेट से एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये वेराज एबीसी कंपनी इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी दैट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज, आपके जो कोडिंग होते हैं या आपका जो भी सर्विस होता है, तो वो आता है कि एबीसी कंपनी का ये डिटेल्स है। नेक्स्ट होता है कि ये अशोक कुमार जो है वो डिज़ायर कर रहे हैं कि वो हमारा कंपनी ज्वाइन करे, तो अशोक कुमार डिज़ायर्स टू ज्वाइन दिस कंपनी। अशोक कुमार ने ये भी कहा है कि उनके पास ये सारी स्किल्स है, दैट अशोक कुमार हैज़ कोडिंग स्किल्स, हैज़ वॉट एवर स्किल्स दैट आर नेसेसरी। इस बेसिस पर हम जो दो पार्टीज है, एबीसी कंपनी और अशोक कुमार, इस बेसिस पर ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं। तो ये जो है हेडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज और ये रिसाइटल्स जो है, ये इंट्रोडक्शन होता है कोई भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का। नेक्स्ट जो होता है, जो पहला क्लॉज आपको रखना चाहिए, वो होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में मेनली ये डिस्कस होगा कि ये अशोक कुमार जो एम्प्लॉय को आप ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं, उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, उनके डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, उनका जो लोकेशन का होगा, मतलब वो कौन से सिटी में बैठेंगे, उनका स्टार्ट डेट क्या होगा एम्प्लॉयमेंट का, ये सब चीज़ जो है वो आप अपॉइंटमेंट क्लॉज में रखेंगे। और जनरली ये प्रेफरेबल है कि वो अपॉइंटमेंट क्लॉज और ये मतलब ये जो स्कोप है उनका, जो उनका वर्क का स्कोप है, वो आप एक एनेक्शर में रखिए। एनेक्शर मतलब जो एंटायर एग्रीमेंट के बाद एक एनेक्शर मतलब जो होता है जहां पर एंक्लोजर्स होते हैं, जो अटैचमेंट्स होते हैं एग्रीमेंट के साथ। तो आप लिखेंगे दैट अपॉइंटमेंट स्कोप ऑफ वर्क इज एज स्टेटेड इन एनेक्शर 1। तो एनेक्शर 1 में आप उनका स्कोप ऑफ वर्क लिखेंगे। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर कल के दिन आप सोचोगे कि शायद अशोक कुमार अच्छा कर रहा है, उनका स्कोप ऑफ वर्क एक्सपैंड करना चाहते हो आप, तो आपको उस टाइम पर सिर्फ एनेक्शर मॉडिफाई करना होता है, आपको वो मेन क्लॉज मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप एक अमेंडमेंट करना चाहते हो एग्रीमेंट में, अगर आपको वो मेन एग्रीमेंट टच करना पड़े तो आपको मतलब काफी सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये एडवाइजेबल है कि उनका जो अपॉइंटमेंट या स्कोप ऑफ वर्क है, आप वो एक एनेक्शर में लेके आए और वो एनेक्शर में आप लिखे कि उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, सो दैट कल के दिन अगर आप वो स्कोप ऑफ वर्क अमेंड करना चाहते हो, आपको सिर्फ एनेक्शर अगर आप अमेंड करेंगे तो वो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपको मेन एग्रीमेंट टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है पहला क्लॉज कि आप अपॉइंटमेंट वो होता है। नेक्स्ट क्लॉज होता है रिटेन राइट्स। रिटेन राइट्स मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ले लो, आप कोई सीनियर लेवल एम्प्लॉय को आप एंगेज कर रहे हो, तो आप रिटेन राइट्स में लिखेंगे कि आप सिर्फ ये स्कोप ऑफ वर्क में जो काम है, आपको सिर्फ वही काम के रिलेटेड की चीज करना है। आपको फॉर एग्जांपल आप कोई बाहर जाकर कोई दूसरे कंपनी या कोई दूसरे इंडिविजुअल को, कोई हमारे एबीसी कंपनी की तरफ से आप कोई लायबिलिटी नहीं ले सकते हो। मतलब आप जाके किसी को गारंटी दे देंगे और कल के दिन कंपनी को उसका बोझ उठाना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन नहीं आए। तो आप लिखेंगे रिटेन राइट्स में ऐसे कौन से राइट्स है जो एबीसी कंपनी वो एम्प्लॉय को नहीं देना चाहता है, वैसे कौन से राइट्स है, तो वो होता है नेक्स्ट क्लॉज रिटेन राइट्स। रिटेन राइट्स के बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है प्रोबेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एम्प्लॉय आज ज्वाइन करता है आपके साथ, तो आप उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको शायद 3 to 6 months लगेगा। तो ये पीरियड जो है उसे कहते हैं प्रोबेशन पीरियड, और 3 to 6 months के बाद आप उनका एम्प्लॉयमेंट कंफर्म करेंगे। अभी ये प्रोबेशन पीरियड का एडवांटेज ये होता है कि आपको एक टेस्ट ड्राइव मिलता है, आप वो एम्प्लॉय को आप टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको 3 या 6 महीने में ये एम्प्लॉय पसंद नहीं आया तो आप उनको जो है टर्मिनेट कर सकते हो विद शॉर्टर नोटिस। क्योंकि अगर जनरली आप किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना चाहते हो तो आप उनको एक लंबा नोटिस पीरियड देना पड़ता है, 1 महीना 2 महीना। आप प्रोबेशन में शायद 1 week नोटिस देकर आप उन्हें निकाल सकते हो
क्योंकि वो प्रोबेशन पीरियड में है और वो जो है पहले 3 to 6 मंथ्स के अंदर है। तो वो एडवांटेज होता है एक प्रोबेशन पीरियड का। नेक्स्ट क्लॉज होता है कि कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, जहाँ पर आप लिखते हो कि एम्प्लॉय का CTC क्या है, कॉस्ट कंपनी क्या है, उनका TDS कैसा डिडक्ट होगा, उनका PF ESI, वो जो पूरा ब्रेकअप होता है आप ये क्लॉज में रखेंगे। अगेन ये एडवाइजेबल है। आप ये जो कॉम्पनसेशन का क्लॉज है आप उसमें सिर्फ लिखेंगे कि कॉम्पनसेशन एज स्टेटेड इन एनेक्चर 2। तो एनेक्चर 1 हो गया आपका अपॉइंटमेंट, एनेक्चर 2 हो गया कॉम्पनसेशन। क्योंकि इसका भी सेम रीजन है कि अगर आप कल वो एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन आप चेंज करना चाहते हो, अगर आप वो सिर्फ एनेक्चर मॉडिफाई करेंगे तो वो सफिशिएंट होगा, आपको मेन एग्रीमेंट टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वरना हम आपको एवरी टाइम आपको एक अमेंडमेंट्स बनाना पड़ेंगे, वो आपको अमेंड करना पड़ेगा वो एग्रीमेंट को लेकर। तो इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आप कॉम्पनसेशन भी एक एनेक्चर में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्लॉज जो होता है वो होता है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स क्या होता है, अगर 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, और मतलब जनरली ऊपर नीचे होता है, लेकिन जनरली इनके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लॉज होता है लीव्स। उनके लीव्स मतलब एक साल में कितने लीव्स मिलते हैं उनको, वो पेड लीव्स होते हैं या अनपेड लीव्स होते हैं, और एक्सक्लूडिंग नेशनल हॉलीडेज एंड सो ऑन, उनके लीव्स क्या है, सो दैट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को क्लैरिटी है कि मैं साल में इतने लीव्स ले सकता हूं। नेक्स्ट क्लॉज जो है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज। ये जनरली कोई सीनियर लेवल टाइप एम्प्लॉय के लिए अप्लाई होता है, कोई जूनियर लेवल को जनरली अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि ये रेप्स एंड वारंटीज में ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय आता है और आपको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट 10 ईयर्स मैंने ये 3 कंपनियों में मैंने कोडिंग किया, मैंने मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग किया, और उस बेसिस पे आप उनको हायर कर रहे हो, तो आप लिखेंगे ये क्लॉज में कि अशोक कुमार जो एम्प्लॉय है उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट किया कि उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने 1 2 3 4 5 थिंग्स ये ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम, उस बेसिस पर हम उनको ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो उससे क्या होगा, एक एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि अगर कल आपको मालूम पड़ा कि इनके पास ये रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास ये रिक्विजिट स्किल्स नहीं है, तो आप उन्हें आसानी से कंपनी से निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि उनके पास ये सारी एक्सपीरियंस है। तो मगर ये जनरली जो है ये मिड टू सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई होता है। अगर कोई जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ है तो रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज जनरली काम नहीं आते एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में। नेक्स्ट थिंग जो है वो होता है वर्क फॉर हायर। अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। जनरली वर्क फॉर हायर भी एक सेपरेट एग्रीमेंट भी बनाना अच्छी चीज़ है। वर्क फॉर हायर क्या है? वर्क फॉर हायर, तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई जो है आज गूगल के CEO है। अभी उनका क्लेम टू फेम ये था कि उन्होंने गूगल क्रोम, वो जो वेब ब्राउज़र है, वो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया जब वो गूगल के साथ थे। अभी जब वो प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट जो है सुंदर पिचाई और उनका टीम का प्रॉपर्टी नहीं हो गया। वो जो प्रोडक्ट है वो गूगल का है, वो ओनरशिप जो है वो गूगल के साथ रेस्ट करता है। वो ओनरशिप उन सुंदर पिचाई के साथ रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि सुंदर पिचाई के एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में एक क्लॉज होगा कि आप जो प्रोडक्ट्स और आप जो सर्विसेज हमारे एम्प्लॉयमेंट में आप जो बनाते हो, वो ओनरशिप जो है वो कंपनी के पास होगा। आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। तो मैं एक एडवोकेट हूँ जो तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। समझिए मैं और मेरे साथ 2-3 कोलीग्स हैं। अगर एक कोलीग मेरे लिए एक यूट्यूब वीडियो बनाएगा, तो वो यूट्यूब वीडियो जो है उसका ओनरशिप वो मेरे पास रहेगा। वो ओनरशिप उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाया। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क फॉर हायर है, क्योंकि मैंने उनको हायर किया है ये वर्क करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। अगर आप कोई एम्प्लॉय को एंगेज कर रहे हो और वो आपके लिए कुछ सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये क्लॉज रखें। नेक्स्ट क्लॉज होता है टर्मिनेशन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर सपोज कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करना चाहता है या आप उन्हें निकालना चाहते हो, तो वो प्रोसीजर क्या होगा।
जनरली टर्मिनेशन जो है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज टर्मिनेशन फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे रिजाइन करना है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। तो फिर मतलब उनका प्रोसीजर क्या होगा, उनका नोटिस पीरियड क्या है, उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा। वो जो हैंडओवर प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप नोटिस पीरियड रखते हो 3 मंथ्स का, तो अगर आप 1 मंथ में कोई दूसरे एम्प्लॉय को आप ऑनबोर्ड लेके आते हो, तो वो हैंडओवर प्रोटोकॉल क्या है जो आउटगोइंग एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए। तो ये होता है कि फॉर रेजिग्नेशन। आप समझिए कि अगर आप ऑन द अदर हैंड की टर्मिनेशन फॉर कॉज, जो सेकंड टाइप का टर्मिनेशन होता है, वो क्या है? वो है कि अगर आप वो एम्प्लॉय को निकालना चाहते हो, ये नहीं कि वो एम्प्लॉय रिजाइन करना चाह रहा है, लेकिन एज एन एम्प्लॉयर आप वो एम्प्लॉय को निकालना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर क्या है कि नोटिस पीरियड क्या होगा, हैंडओवर प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। तो ये 2 मतलब टर्मिनेशन फॉर कन्वीनियंस जहाँ पर एम्प्लॉय कंपनी के बाहर जाना चाहता है, या टर्मिनेशन फॉर कॉज जहाँ पर आप एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, तो ये दोनों के अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे। वो प्रोसीजर क्या है ये आपको इस क्लॉज में कैप्चर करना पड़ेगा, जो है टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि ऐसे सारे चीज़ हो सकते हैं आपके कंपनी में जो आप कोई थर्ड पर्सन को बताना नहीं चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कस्टमर डेटाबेस हो गया, आपका कोई ट्रेड सीक्रेट है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में है, और वो आप जो एम्प्लॉय को आप ऑन बोर्ड लेके आ रहे हो, वो एम्प्लॉय को ये सब चीज़ों का एक्सेस होगा, और आप ये चाहते हो वो एम्प्लॉय कोई थर्ड पर्सन को ये सारी डिटेल्स लीक ना करे। तो इस हिसाब से आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रखना पड़ता है, जहाँ पर आप बताते हो कि ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारे कंपनी का, वो बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और ये एक ड्यूटी बनाते हो। इसके साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसके साथ साथ आप कोई दूसरा फ्रेश डॉक्यूमेंट भी आप एंटर कर सकते हो, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब वो जो एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ एनडीए के नाम से जाएगा, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होगा, तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वो हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्लॉज जो है मूनलाइटिंग, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। जनरली आजकल ये ट्रेंड है कि एक एम्प्लॉय दिन में आपके साथ काम करता है और रात में वो किसी और के साथ मूनलाइट करता है, किसी और के साथ काम करता है। जो मतलब मूनलाइटिंग का मतलब ये है कि रात में जब मून आता है तो वो एम्प्लॉय जो है कोई ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट करता है, और आप ये नहीं चाहते हो, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो सुबह आएगा आपके पास थक कर आएगा, फोकस नहीं होगा उसके पास। तो आपको ये भी क्लॉज आपको ऐड करना चाहिए कि आप ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो, नो मूनलाइटिंग, जब तक आप हमारे पास काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्लॉज वो होता है कि गवर्निंग लॉ क्या है। अगर कोई डिस्प्यूट आ गया आप दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो कौन से कोर्ट में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। वरना आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप कोई आर्बिट्रेशन का रूट लो, जहाँ पर दोनों पार्टीज मिलकर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, और वो आर्बिट्रेटर जो है ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्लॉज ये है जो है उसे कहते हैं नॉन डिस्पराजमेंट। बेसिकली ये है कि अगर एम्प्लॉय आपका कंपनी छोड़ता है, तो वो कंपनी छोड़ने के बाद वो आपके कंपनी के बारे में कुछ बुराई नहीं कर सकता है। मतलब कि आप वो सोशल मीडिया पर जाएगा, वो बोलेगा ये कंपनी में ये बुराई है, वो बुराई है, तो ये सब जो है मतलब कंपनी को वो डिफेम नहीं कर सकता है। तो इसे कहते हैं नॉन डिस्पराजमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी पॉपुलर क्लॉजेस होते हैं जो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो है नॉन कम्पीट, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि अगर आप मेरे कंपनी को छोड़ने के बाद आप 1 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक जो भी है, आप कोई कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्लॉजेस जो है इंडिया में वैलिड नहीं है। ऐसे सारे मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स देखे हैं जहां पर ये क्लॉजेस इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, लेकिन अगर आप कोई कोर्ट में जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर वो एम्प्लॉय वो उसे ब्रीच करके भी कोई दूसरे एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन करेगा, तो फिर भी आप कोर्ट में जाकर नहीं बोल सकते हो कि इन्होंने एक कॉम्पिटिटर को ज्वाइन किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था एज पर दी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एटलीस्ट कोर्ट्स इन इंडिया का व्यू ये है कि आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के बाद रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि कॉम्पिटिटर के साथ
या किसके साथ वो काम करे, वो उनका फ्रीडम है। रिलेटेड क्लॉज होता है नॉन सॉलिसिटेशन की। अगर कोई एम्प्लॉय एक आपका कंपनी छोड़ के गया और वो एम्प्लॉय आपके कस्टमर्स को सॉलिसिट कर रहा है कोई दूसरे कंपनी में, ये भी मतलब मैंने थोड़े केसेस देखे हैं जहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये गलत है, और मैंने केसेस भी देखे हैं जहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि मतलब ये कंपनी उसने छोड़ने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस वो कंपनी नहीं रख सकता है। तो मतलब ये भी डाइसी है, आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पर ये श्योर शॉट नहीं है कि कोई कोर्ट पक्का इसे ऐसे क्लॉजेस को अपहोल्ड करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपको लगा तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए। थैंक यू।